हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द S1 क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए गणित के प्रश्न पत्र को। हालांकि यह परीक्षा कैंसिल हो गई थी पेपर लीक होने की वजह से, फिर भी इसमें पूछे गए प्रश्नों का अपना विशेष महत्व है। क्योंकि आने वाले टेट्स एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे प्रश्नों का नेचर जानने के लिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं टेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए, और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे कुछ भी तो कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि पूरे पेपर का 91वां क्वेश्चन था, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और पहला ही क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, आप जानते होंगे MDH वाला सवाल। तो इसमें पूछा गया है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या। तो एक फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, आप जानते हैं कि मैन मतलब M1 इंटू D1, मतलब आदमियों ने कितने दिनों में किया, बराबर M2 इंटू D2, मतलब अन्य आदमियों ने कितने दिन में किया। ठीक है, तो यहाँ पहले दिया है कि 15 मजदूरों ने कितने घंटे में किया, सॉरी यहाँ D1 की जगह H1 होगा। अगर यहाँ दिन दिया होता तो हम दिन रखते, और H दिया है तो हमको H रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ H1 कर लेते हैं और यहाँ H2 बढ़ा लेते हैं। तो दिन की बात नहीं की गई है, सिर्फ घंटे की बात की गई है। तो 15 आदमी 48 घंटे में एक काम को कर रहे हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में, कितने 30 घंटे में पूछा गया कि कितने आदमी करेंगे। ठीक, बस यही आपको याद करना है। तो आप कैंसिल करके देख सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। 15 से क्रॉस कर दीजिए, देखिए 15 दूना 30, और फिर 2 से क्रॉस करेंगे तो 24। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यहाँ दिन नहीं दिया गया इसलिए दिन का मान नहीं रखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है आपका विभाज्यता के नियम से। ठीक है, वो टॉपिक है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। इस प्रश्न को जानने से पहले आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल पता होना चाहिए। तो चलिए, प्रश्न है कि वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए ये 11 से विभाज्य है। मतलब यहाँ लिखा क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, 3 2 4, उसके बाद x, इसी x का मान ज्ञात करना है, मीन्स x की जगह कौन सा अंक आएगा, आगे 3 4 2, और यह डिविजिबल किससे है, 11 से। किससे, 11 से। तो बताना है कि यक्स की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि सम स्थान पे आए अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थान पे आए अंकों का जो योग है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0, या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इस सम स्थान पे आए अंकों का योग, मतलब जैसे ये संख्या लिखा गया है तो ये दूसरे स्थान पे आया अंक 2, चौथे स्थान पे x, और छठे स्थान पे 4। तो इसका योग, तो हम चलिए लिखते चलते हैं, 2 + x + 4। ठीक है, इसका योग। अब विषम स्थान पे आए अंकों का योग, तो सम स्थान वाला हो गया, अब विषम स्थान पे आए अंकों का योग कितना हो जाएगा देखते हैं। देखिए, एक एक पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 5 पे, फिर 7वें नंबर पे आया गया। ठीक है, तो इनका योग डायरेक्ट हम लिखते हैं। योग कितना आ रहा है, देखिए 3 4 7, 3 10 और 2 12। ठीक, इतना विषम स्थान के अंकों का योग आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 0। कितना, 0 होना चाहिए। अगर 0 है या फिर ऐसी संख्या जो 11 से डिविजिबल है, तो दी गई संख्या पूरी तरह से क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 12 को उस तरफ लेकर जाएंगे, और ये हो जाएगा x + 6 बराबर 12। तो यहाँ सिंपल x बराबर कितना आ गया, 12 में से अब 6 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 6। 12 - 6 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस यहाँ समझने वाली बात यही थी कि आपको 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। नियम वही है कि इवन स्थान पे जितने भी अंक हैं उनका योग, और ऑड स्थान पे मतलब 1 3 5 अंक स्थान पे जितने अंक हैं उन दोनों का आप सम ले लीजिए और अंतर निकालिए उन दोनों का। अगर 0 आए
या फिर ऐसी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी तरह 11 से विभाजित होती है। ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अन्य रूल भी आपको पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम से संबंधित। उम्मीद है प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ऐसे समझिए एक सर्कल है और ये इसके अंदर एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। और पूछा क्या गया है कि वृत्त, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल और जो अंदर स्क्वायर बना है, ठीक है, ये रहा सर्कल फॉर सी और स्क्वायर फॉर एस, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब आगे ऑप्शंस दिया है कि वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा, तो मतलब इसमें पूछा गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन है वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा, तो देख लेते हैं, बिल्कुल त्रिज्या से समानुपाती होगा। मान लीजिए यहाँ सेंटर है, हम इसको लिख देते हैं एस, नहीं एस बगल में लिख देते हैं सी यहाँ। तो ये आप जानते हैं कि ये सर्कल का सेंटर होगा और ये उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो वृत्त की त्रिज्या से बिल्कुल समानुपाती होगा जो इसका क्षेत्रफल होगा। मतलब अगर वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ेगा, सॉरी ये सर्कल का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस देखिए डिपेंड कर रहा है, रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो ये स्क्वायर का जो साइड है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सही, वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा। और वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, यह भी बाद में चेक करते हैं। अगला वाला वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, बिल्कुल अगर भुजा बढ़ेगी तो आपका सर्कल भी बढ़ेगा, तो ये भी सही है। और वर्ग के विकर्ण के बराबर, बिल्कुल ये टोटल जो रेडियस है इस पर भी डिपेंड करेगा। क्या? आपके इस सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होगा ये इस पर भी डिपेंड करेगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर, ठीक है। तो इसमें से ये भी सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ये सही कह रहा है कि जो सर्कल का वृत्त पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, वह संबंधित किससे होगा, त्रिज्या से होगा, वर्ग की भुजा से और वर्ग के विकर्ण से संबंधित होगा। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये 93 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। बाकी सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, इसमें पूछा गया है कि यदि 102.7 को पी बाई के रूप में व्यक्त किया जाए, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, तो क्यू का मान क्या होगा। आप जानते हैं पी बाई क्यू के रूप में बदलने का नियम क्या होता है, दशमलव, जितने अंक पे दशमलव है ऊपर आप उतना जीरो, एक लिख के उतना जीरो बढ़ा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। अगर आप इसको और इजीएस्ट फॉर्म में, मतलब और सरलतम रूप में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, यही आपका पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। और यहाँ पूछा गया क्यू का मान, तो क्यू का मान देख लीजिए, इसमें क्यू की जगह क्या है, मतलब हर में क्या है 10। आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्यू का मान 10 ही हो जाएगा। अतः करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये काफ़ी इजी भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 95। इसमें क्या पूछा गया है, ये देखिए, इसमें पूछा गया है कि ये सीआई और एसआई से संबंधित सवाल है। कहा कि 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा, ठीक है। मतलब 600 आपका क्या है, मूलधन है साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। 4 वर्ष में यह 600 720 रुपये हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। इसके दो तरीके हैं लगाने के। सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ कि जो अभी तक ये 720 मिश्र धन है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मिश्र धन को वहीं रहने दीजिए। आप ऐसे समझिए कि जो साधारण ब्याज में दर होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है। तो अभी कितना भी हो उससे मतलब नहीं, बस आप ये देखिए कि अगर 2% हम बढ़ा रहे हैं तो 4 वर्ष में कितना कुल बढ़ जाएगा 2% की दर से। अभी जो था उसको रहने दीजिए, ठीक है। तो 2% की दर से 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, कुल 8%। अब ये 8% बढ़ेगा किसका, जो मूलधन होगा। तो इसका मतलब 600 का 8% आप और बढ़ा दीजिए, तो 8% मतलब बटा 100, तो कितना हो जाएगा 48। अब ये 48 एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा मतलब ये जब 2% आपने बढ़ा दिया रेट, तब 48 रुपये आपका जो ब्याज है बढ़ गया। और अभी तक आपका मूलधन प्लस ब्याज टोटल कितना था, 720, और आपने 2% दर बढ़ा दिया तो 48 रुपये आपको क्या होंगे और देने पड़ेंगे।
तो टोटल कितना हो गया 720 प्लस 48 करेंगे तो आप हो जाएगा आपका 768। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये रहा आपका पहला मेथड। और दूसरा मेथड आपका क्या हो कि आप जानते हैं सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रेट मतलब ऐसे कि आप ये रहा मिश्रधन आपका, ठीक है, 720 क्या है आपका, ये जिसको बोलते हैं मिश्रधन। आपका पी कितना है 600 रुपये, ठीक है। तो 120 रुपये आपका क्या हुआ 4 वर्ष का ब्याज हुआ। तो आप 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 30 रुपये, ठीक है। तो अब ये 30 रुपये आपका क्या आ गया 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब आपको उसको दर निकालना पड़ेगा कि वास्तव में दर क्या थी। तो वास्तव में दर कैसे निकालेंगे 30/60 गुणे 100 करके, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5, ठीक है, आ गया। मतलब जो रियल रेट थी वो कितनी थी 5% थी वास्तव में, जो कि 600 का 720 हो गया था 4 वर्ष में। अब ऐसे समझिए 5% रियल रेट आ गई। अब 5%, अब 2% और बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना, जब 2% आप और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7%, ठीक है। तो 7%। अब जब रेट आपको पता चल गई और समय भी दिया है 4 वर्ष और मूलधन आपकी दिया है 600 रुपये, तो आप आसानी से क्या करते हैं PRT/100 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 का प्रयोग करके आप पूरा साधारण ब्याज निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपका ऐसे भी आंसर इतना ही आता, ठीक है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला वाला शॉर्ट था, ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। इसमें भी पूछा गया है कि थोड़ा सा थियोरेटिकल है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, ये आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला है 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल 2 पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये भी सही है। आप जानते हैं कि p/q मतलब कोई भी 2 परिमेय संख्या का योग सदैव परिमेय संख्या ही होती है। अगला ऑप्शन था 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको भी देखते हैं। अगला क्या है, चौथा ऑप्शन है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या ही होती है, ये भी क्या है सही है। तो इसमें गलत जो है वो मतलब सही नहीं है, वो तीसरा ऑप्शन है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसे गलत है देखिए, आप जानते हैं अपरिमेय संख्या मतलब जिनको हम क्या करते हैं p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √3 √2, ठीक है, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं आपको योग ज्ञात करना है कि अपरिमेय संख्या ही होती है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको गलत प्रूव कर रहा हूँ कि मान लीजिए √3 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है और -√3 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए, योग करिए, इसको योग करेंगे तो √3 पॉजिटिव √3 निगेटिव कट के कितना आ जाएगा 0। और आप जानते हैं कि 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम 0 को 0.1 लिख सकते हैं। 0 एक क्या है परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या लिखा है अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है लेकिन हमेशा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए परिमेय संख्या भी होती है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो 96 का तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। अगला प्रश्न 97। इसमें पूछा गया कि कोई संख्या अपने अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। और 20% को पहले आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 20% का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। कैसे, आप 20/100 करेंगे और कटा देंगे तो 1/5। अब आपको निकालना क्या था, हाँ, तो फ्रैक्शन में हमने बदल लिया। अब आपको बस इतना करना है कि जो भी नंबर है उसका 1/5 करके और देखिए क्या वो अपने से 60 अधिक है। तो जैसे हम 55 का 1/5 करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 से 60 जो 55 है, मतलब 11 और 55 का अंतर क्या 60 है, नहीं। ऐसे भी जब 55 का नहीं हो तो इसका भी नहीं होगा। 65 का आप पॉइंट में निकाल लेंगे तो ये भी नहीं होगा। 75 का देखिए, 75 का आप जब 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 15। और 75 देखिए जो वास्तविक संख्या है 15 से कितना अधिक है 60, ठीक। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 75। यह अपने 20% से 60 अधिक है। ओके, और आप वैसे भी एक्स मान के भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं ऐसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, काफ़ी इजी भी है और जल्दी आ जाएगा एलिमिनेट करके ऑप्शंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98। इसमें पूछा गया है
कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन से आपके देख रहे हैं 3060, 3070, 3077 और 3068। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि 3070 मतलब पूरा पूरा कट रहा है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें आपको 17 से भाग पहले देकर चेक करना है कि आखिर इसके नियरेस्ट पहुँचिए, ऑप्शंस के नियरेस्ट कौन सा हो सकता है। ओके, तो आप जब भाग देंगे तो फिर यहाँ 30 है, 17 से भाग देंगे तो फिर 1 टाइम्स आएगा। ठीक, आपको भाग आता ही होगा अच्छे से। तो ये हो गया 13 माइनस 17 करेंगे, 30 माइनस 17, 13 आ गया, फिर 7 आप आगे उतार लेंगे, फिर आप भाग देंगे, कितना जाएगा लगभग, कितने टाइम्स आ जाएगा, 9 बार जाएगा, नहीं 8। ठीक है, 8 टाइम्स आएगा तो 8 23 56, फिर 8 5 13। ओके, 1 बचा और यहाँ 0। तो अभी आपके पास कितना शेषफल बच रहा है, 10 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो 3060 डिविजिबल होगा, क्योंकि 3070 तो नहीं है श्योर, क्योंकि 10 यहाँ बच रहा है। तो अगर हम 10 घटा देंगे तो एक संख्या 3060 आ जाएगी, जो कि 17 से डिविजिबल होगा। और एक संख्या कौन सी होगी, 17 से आप भाग दे रहे हैं, 10 शेषफल है। अभी आपको कितने की ज़रूरत और है, 7 की। इसका मतलब 3077 भी क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक निकट कौन है। ठीक है, 3070 के निकट कौन है, तो आप बताइए। जब आपको 3070 से चलना हुआ और पीछे 10 कदम जाना है, अगर 60 पे जा रहे हैं तो माइनस 10 कदम, मतलब पीछे 10 कदम जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं तो प्लस 7 कदम जा रहे हैं। तो नज़दीक कौन हुआ, सिंपल, आप 7 कदम जो जा रहे हैं वो ज़्यादा नज़दीक हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। उम्मीद है यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगले में कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधी 4 है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। इसका मतलब आपको क्या दिया है, सीपी और एसपी में रेशियो दिया है 5:4। आप इसको रुपये में मान लीजिए, 5 रुपये की वस्तु आपने 4 रुपये में बेच दी, तो आपने कम में बेची, मतलब 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेची, इसका मतलब आपको क्या हुआ, हानि हुआ। सिंपल दिख रहा है यहाँ। और 1 रुपये की हानि हुई, देख लीजिए। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, किस पर हानि हुई, 5 × 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 20% आपको लॉस हो गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, 3D से संबंधित। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेमी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं, सबसे पहले आपको घन का विकर्ण पता होना चाहिए। तो घन का विकर्ण कितना है, √3a, ये घन का विकर्ण होता है। ओके, तो यही आपको दिया है, 8√3 दिया है। तो a = कितना हो गया, √3 से √3 कैंसिल, a आ गया। ठीक है, a = 8 सेमी आ गया, मतलब आपको घन का जो भुजा होता है, घन की भुजा वो आ गई। आपसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो 6 × आप ये मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4, और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आ जाएगा आपका 384 सेमी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसमें मेन काम था यही, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और जल्दबाजी में ऐसा मत करिएगा कि बस क्यूब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 101, इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेमी स्क्वायर है, तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा। व्यास मतलब आप समझ सकते हैं, त्रिज्या r होती है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, 2r ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और इसमें आपको बड़ी चीज़ क्या है कि आपको जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ऐसे समझिए कि हमको ज्ञात करना है। ये सर्कल है और ये सेंटर से आपको क्या है, यहाँ 120 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया 120 अंश के द्वारा बनाया गया, वो आपका इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपको 66/7। ठीक, 66/7 आपको दे दिया गया। आपसे पूछा क्या है, ये r पूछ रहा है। r मतलब r पूछ के आपको 2r बताना है, इसका व्यास बताना है। ठीक है, तो और पाई का मान भी रखना है। तो चलिए लगाते हैं, मतलब कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। आपको ये पता चल गया कि कैसे निकालने हैं, और निकालना कैसे और क्या है, और दिया क्या है।
चलिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, ठीक है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक। ये क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो पाई का मान सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हम कहाँ थे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखे थे ना, क्या होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मान आपको दिया है 66/7। तो 22 पाई का मान हम रखते हैं 22/7। आर का मान आपको ज्ञात करना है, थीटा का मान दिया है आपको 120 डिग्री और अपान 360 फार्मूले में होता है, और इक्वल्स टू 66/7। अब आप क्रॉस कर लीजिए, मीन्स जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। चलिए देखिए 22 या 66 और ये 12 या 36, मतलब 1/3 ही हो जाएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, मीन्स आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। तो आप कह सकते हैं कि आर इक्वल्स टू कितना हो गया 3 आ गया। जब आर इक्वल्स टू 3 तो हमसे पूछा क्या था, व्यास, व्यास मतलब 2r, तो 2r कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा, ओके। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या करना था, बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक यदि किसी वर्ग के विकर्ण का दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए ए क्या है, एक स्क्वायर है, और इसकी भुजा कितनी है, ए है, ठीक। अगर इसकी भुजा ए है तो आप जानते हैं कि ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का दोगुना कर दिया जाए ना, विकर्ण का दोगुना आप कर दीजिए, विकर्ण का दोगुना करना है आपको। तो विकर्ण का दोगुना कैसे होगा, आप ऐसे समझिए, ये कितना हो गया होगा, मतलब ये हो जाएगा 2√2a, यही तो हो गया ना, इसका मतलब विकर्ण का दोगुना करने का मतलब यही हो गया। अब आपको यहाँ ये समझना था कि 2√2 आएगा मतलब कैसे, विकर्ण कैसे आएगा 2√2, इस वर्ग का जो नया वाला भुजा है, मतलब हमने ये वाला वर्ग बनाया है दूसरा वाला, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, विकर्ण को दोगुना कर दिया, तो ये 2√2a हुआ कैसे होगा। मान ली इसकी जब भुजा 2a और 2a हुई होगी तभी क्या होगा, इसका जो विकर्ण होगा 2√2a आएगा। कैसे, आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम से इस वर्ग का मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ 2a लिखा है, ठीक है। इसका स्क्वायर जो होता है दोनों का योग ये कर्ण के बराबर होता है, मीन्स ये विकर्ण के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 2a का स्क्वायर आप जानते हैं 4a स्क्वायर, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 4a स्क्वायर होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 8a स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे क्योंकि विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका रूट हम ले लेंगे, ठीक। तो इसका रूट कितना होगा, 8 का रूट होता है 2√2 और a का a, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब बस आप देख लीजिए, मैंने इतना ये सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि सिर्फ इसके लिए कि आप ये समझिए कि इसकी भुजा 2a कैसे होगी, मतलब विकर्ण पहले माना √2a होता ही है, तो मैंने 2√2a कर दिया तो इसकी भुजाएं 2a हो गई, ठीक। यहाँ देखिए भुजा पहले a थी तो विकर्ण 2a था, अब भुजा हमने 2a कर दिया तो विकर्ण इसका दोगुना हो गया। लेकिन हमसे भुजा का अनुपात नहीं पूछा गया कि भुजाएं कितनी गुनी हो जाएंगी, अगर भुजाएं पूछता होता तो दोगुना होता। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो अगर a जब भुजा की लंबाई है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर, ठीक। और अगर भुजा की लंबाई 2a हो गया तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4a स्क्वायर, और इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या करेंगे घटा दीजिए, तो कितना हुआ, कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। इसमें सारा खेल सिर्फ समझने का था बस, इसलिए इतना टाइम लगा, वरना कुछ था नहीं। और हाँ, भुजाओं का अगर पूछा होता कि भुजाएं कितनी गुनी हो जाएंगी तो भुजाएं सिर्फ
सिंपल देख रहे होंगे, ए से 2a हो गई तो 2 गुनी हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तो आप वर्ग करके बताएंगे, 4 गुनी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, नया तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि वह उस घड़ी की जितनी लागत होगी, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उतना ही परसेंट उसको लाभ हुआ। जैसे अगर वह घड़ी मान लीजिए 10 रुपये की थी तो उसको 10% का लाभ भी होगा। इसका इस प्रश्न का मतलब ये हुआ, लेकिन इसमें ऐसा कहा नहीं है, तो हम इसको भी बाई ऑप्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए हम 150 पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, हालांकि होगा नहीं क्योंकि 75 रुपये का बेच ही रहा है, तो और उसको लाभ भी हो रहा है, तो 75 रुपये से कम ही होगा उसका क्या सीपी। तो हम अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो पहला और दूसरा ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे। कौन सा चेक करेंगे? तीसरा और चौथा। तो अगर 60 रुपये की मान लीजिए तीसरा ऑप्शन हम लेते हैं 60, तो उसको 60% का लाभ भी होना चाहिए। तो 60 का 60% कितना हो गया? 36। और आप 60 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो यहाँ 96 नहीं बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं 50। तो 50 का 50% लेंगे तो कितना होगा? आप देख रहे होंगे 25। कितना होगा? 25। और CP 25 था और इसमें 25 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 75, जो कि आपका प्रश्न में दिया है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन, कि वह 50 रुपये का खरीदा था सामान और उसको 50% की हानि हुई और लाभ हुआ और 75 रुपये में उसने बेच दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये सब प्रश्नों को बाई ऑप्शंस करना काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी जल्दी, मतलब टाइम सेव होता है। और 2 ऑप्शन पहले हटा दिए, 2 3 4 में चेक करके चौथा ऑप्शन टिक कर दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं 104। इसमें क्या कहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त क्या करेंगे? अंतःस्पर्शी होंगे कि बाह्यस्पर्शी होंगे कि प्रतिच्छेदित करेंगे कि अनावृत करेंगे? यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो। तो अगर त्रिज्याओं के दो वृत्त हैं और उनकी जो बीच की दूरी है त्रिज्याओं के योग से कम होंगे, तो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और वाई स्पर्श कब करती हैं? जब उन दोनों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, प्रतिच्छेदित करेंगे। अगला प्रश्न 105। ये मैथ का कम, रीजनिंग का सवाल ज़्यादा लगता है। अंक विन्यास जो ये दिया है ना, इसमें यहाँ जो विलुप्त है मतलब खाली स्थान है, वो कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना। तो यहाँ देखिए रीजनिंग का सवाल है, वैसे मैथ में दे दिया है। यहाँ 2 सीरीज चल रही है, जैसे 1 2 फिर यहाँ आप देख रहे होंगे। और यहाँ देखिए दूसरी सीरीज 5 10 15 20। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 2 सीरीज चल रही है। तो यहाँ देखिए पहली सीरीज में 1 2, यहाँ क्या आना चाहिए? नियमतः 3, उसके बाद 4 आ गया। और दूसरी सीरीज 5 10 15 20। इसमें कोई दिमाग मतलब कुछ रूल्स एंड फार्मूला नहीं लगाना था, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना था कि इसमें 2 सीरीज दी गई हैं और खाली स्थान पे 3 आएगा। उम्मीद है आपने लगाया होगा इसको और समझ में आया है। अगला प्रश्न है कि यदि A और B धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होंगे? ठीक है, तो 6 से विभाजित कर रहा है और शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, तो वो आप 4 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो भी शेषफल कितना होगा? 4। और अगर 5 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5। तो हम यही ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया आपका? 4 और B बराबर भी कितना हो गया? 5। B बराबर कितना हो गया? 5। कैसे? अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि एक में उससे छोटी संख्या से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल वही संख्या बचता है। ठीक है, जैसे एक में अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो एक ही शेषफल बचेगा। तो यही मेथड से हमने यहाँ ले लिया। दूसरा नंबर न मांग के अब दूसरा भी नंबर मांग सकते थे कि जैसे 6 से विभाजित करने पे 4 शेषफल बचे, तो कौन सा होगा? जैसे 10। आप ये भी ले सकते थे कि A बराबर 10, कि आप 10 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा। और दूसरा नंबर क्या ले सकते थे? 11। ठीक है, क्योंकि जब 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। और कैलकुलेशन में आप जितनी छोटी नंबर मानेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ आप 6 मान के और 5 मान के ही लगाइए। 10 और 11 भी लगा सकते हैं आप मान के। ठीक है, क्योंकि तब A बराबर 10 हो जाएगा और B बराबर 11।
स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल देखेंगे। तो हम यहाँ इसको लेते हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर पूछा ही है, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब इसको आप 6 से डिवाइड करके बता दीजिए कितना बच रहा है शेषफल, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर कितना बचेगा 5 आपका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5, यही आपका शेषफल बचेगा। यही बार पूछा ही था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 107 यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे सिंपलेस्ट सवाल है। 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आप जानते हैं 10 + 10, वही फार्मूला अपना बेसिक वाला a + b + ab/100, ठीक है। तो ये तो पूरा कट गया, यहाँ एक बचा लेकिन कट गया, और ये 20, तो 20 + 1 21%, ओके। इससे सिंपल सवाल तो पूरे पेपर में नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 108, इसमें कहा कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र 9 वर्ष बाद उम्र का जो गुणनफल है वो 15 है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको भी बाई ऑप्शंस लगा दीजिए, या फिर पहले ऐसे रख लीजिए कि मान लीजिए मोहन की वर्तमान उम्र x है और 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र x-5 और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी x + 9, और दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई 15 आना चाहिए। अब ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन रखें कि पूरा सेटिस्फाई हो जाए। तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि -5, 5 से मतलब बड़ा ही हो, तो कौन सा है 7 और 6, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। 7 और 6 आप 7 रखे चेक करिए, तो 7 रखेंगे, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 9 7 16, 16 दूना 32, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है, तो यहाँ आप 6 रखेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 - 5 और फिर 6 + 5, तो यहाँ 15 आ रहा है इंटू यहाँ 1 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 4, 108 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा और आंसर 6 आएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी घातांक से संबंधित प्रश्न है और इसमें पूछा गया का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 0.00032 और 0.6 का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको चाहे जैसे लगा सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 32 बटा कितने अंक पे दशमलव है 5, तो आप नीचे 5 0 बढ़ा लीजिए, और इसको आप जो 0.6 है इसको आप 6/10 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम 32 को लिख सकते हैं 2/5 बटा, इसको नीचे लिख सकते हैं 10/5, और इसको 6/10 को कटा दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे मतलब 2 पंजे 10। अब आप जानते हैं जब घात पे घात होता है तो घात का गुणा, और ये 2/5 और 10/5 है तो दोनों की घात आप सेम लिख सकते हैं, तो 2/10 घाते 5, और यहाँ ऑलरेडी 3/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल। अब 2/3 इसका मतलब क्या हुआ 8 हो गया, और 10/3 मतलब 100। अब देख लीजिए 8 3 अंक पे दशमलव, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए, और 8 तो है ही, तो यहाँ सिर्फ दूसरे ऑप्शन में ऐसा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला है कि LCM नहीं सॉरी, मतलब एडिशन से संबंधित है। यदि संख्याओं को, मतलब कौन कौन सी संख्या है 5x 9 और दूसरी संख्या है 3 2 7, तीसरी 2y 8, ठीक है, को जोड़ने पे कितना आ रहा है 1 1 1 4। तो x का महत्तम, मतलब x और y का, सॉरी यहाँ y भी दिया था x, और हाँ तो x का महत्तम मान ही पूछा है, x का ही मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं x का महत्तम मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऐड करिए, आपको इसमें सब ऐड ही करना था। देखिए 9 7 16, और 16 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ 24 का 4 आ गया, और 2 शेषफल मतलब शेष बचा, तो आप यहाँ 2 पर लेकर चले जाइए, 2 और 2 4, और यहाँ x का महत्तम मान मतलब अधिक से अधिक, तो आप क्या करेंगे y का मान न्यूनतम रखेंगे। जब आपको किसी का भी महत्तम मान रखना होगा, मतलब दो आपके पास क्वांटिटी है, एक को आपसे कहा जाए कि एक का मान अधिकतम रखिए, दूसरे का मान न्यूनतम, तो आप क्या करिए कि जो न्यूनतम मतलब न्यूनतम वाले को हमेशा 0 रखिए, तो y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ
2 और 2 हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब 2 हासिल था और 2 ऑलरेडी था, तो 4 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, 11, मतलब 1 लाना है। तो 4 में क्या ऐड करेंगे हम, 6 ऐड कर, सॉरी 7 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11, 11 का 1, और यहाँ फिर 1 हासिल, 5 3 8 2 10 और 1 11, मतलब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, मतलब एक्स की जगह 7, एक्स की जगह आप 7 रखिए और वाई की जगह आप 0 रखिए। तो वाई की जगह जब 0 रखेंगे तभी एक्स की अधिकतम वैल्यू आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पूछा गया कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो इसका मतलब 0 ही हुआ। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या, बस आप देख लीजिए, मतलब वह पॉजिटिव होनी चाहिए। कौन सा नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस। ऑप्शन में देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -3/-8, तो माइनस से माइनस कट गया, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा और 0 से बड़ा होगा। तो सिंपल, बाकी सबका माइनस है तो उसमें सोचना ही नहीं था, ठीक है, बाकी सब में माइनस माइनस, तो इसमें सोचना ही नहीं था। सेकंड ऑप्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो यही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का लस और मशा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का जो अंतर है ना वो 10 है, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। आपसे ये पूछा गया है कि वो वे संख्याएं बताइए। ऑप्शन से आप इसको ऑप्शन से ही लगाएंगे, और जब आप ऑप्शन से लगाएंगे तो देख लीजिए पहले अंतर की मतलब कौन कौन से ऑप्शन में 10 अंतर है दोनों संख्याओं के बीच का। तो मुझे लगता है सभी में दिया है, यहाँ भी 10 अंतर है, दूसरे ऑप्शन में भी 24 14 और 24 10 अंतर है, यहाँ भी 24 और 34 10 का ही अंतर है, और फोर्थ ऑप्शन 34 और 44 में भी 10 का अंतर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए गुणनफल, मतलब लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि 0 देगा वो। और दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, दो संख्याओं का लस एलसीएम निकालेंगे ना, 14 और 24 का। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या निकालना है, मस। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं एलसीएम मतलब लस, और यहाँ निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो, मतलब जो दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 14 और 24 को दोनों को विभाजित कर दे। तो मुझे लगता है कि एचसीएफ सिर्फ 2 ही होगा। कितना होगा, 2, क्योंकि 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 14 और 24 को विभाजित कर देती है। बाकी कोई नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 4 24 को तो कर देगा, 14 को नहीं करेगा, इसलिए 2 ही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हमारा हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए वही अपना बेसिक मेथड निकाल सकते हैं आप, कि 2 से डिवाइड करिए, फिर यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 12, फिर 2 से यहाँ 7, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 7 ही रहेगा और यहाँ 3 ही रहेगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 करेंगे, तो आपको आपको टोटल कितना आ जाएगा, 168। ओके, तो 168 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 336 आ जाएगा, मतलब 336 आ जाएगा। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 14 और 24 ऐसी संख्या हैं जिनका लस और मसा का गुणनफल कितना है, 336 है, और उनके बीच का अंतर भी 10 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 168 ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब 4 घाते 61 प्लस 4 घाते 62 प्लस 4 घाते 63 प्लस 4 घाते 64 और 4 घाते 65 किस संख्या से भाज्य होगा। तो सबसे पहले देखिए, 4 पावर 61 सब में कॉमन है, सब में है इंक्लूड, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 4 पावर 61। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ क्या बचा, तो यहाँ 4 पावर 61 ही था, तो यहाँ बचा कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, और यहाँ बचा 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3 और प्लस 4 पावर 65 में 4 पावर 4 बचेगा। ओके, चलिए अब यहाँ आपको करना क्या है कि किस संख्या से विभाज्य होगा, यही आपको चेक करना है। तो 4 पावर 61 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ आपको सबका मान निकालना पड़ेगा, 1 प्लस 4 पावर 4, 4 पावर 1 मतलब 4 ही, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है रेड, तो यहाँ 4 पावर 1 4 और 4 पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 मीन्स 16, 4 पावर 3 मतलब 64, और फिर प्लस 4 पावर 4 कितना हो जाएगा,
256। अब आपको इसको ऐड करना था। वो जब इन सब को आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, आप ऐड करके भी देख सकते हैं। जो भी नंबर आएगा ना उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 + 4 10, 10 6 16, 16 4 20 और 1 21 हम ऐड कर दे रहे हैं। फिर 5 और 6 11, 11 1 12, 12 का और 2 हासिल था, 14 हो गया। और उसके बाद 1, फिर 1 2 नहीं, सिर्फ सॉरी, 1 मिनट आप ऐड कर लीजिएगा, मेरा ऐड कहीं गलती हो गया। जो भी नंबर आएगा वो आएगा 441 आई थी, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ 441 नहीं, 341 आएगा, सॉरी। और आप 11 से डिवाइड करेंगे, देखिए 11 3 33 और 1 बचा 11 का 11, करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा 11। बाकी आप जोड़ लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था। इसमें पूछा गया कि 3:57 मतलब पीएम से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। कॉमन सेंस आपका काम करेगा और बाई ऑप्शंस, लेकिन मैं इसको मेथड से बताऊंगा कैसे रियलिटी मतलब कैसे आए घटाने पे। वैसे बाई ऑप्शन से आप जैसे कैसे लगा सकते थे, देखिए आप पीएम से पीछे जा रहे हैं ना, पहले जा रहे हैं तो आप पक्का पीएम तो होगा नहीं, एएम ही होगा, और एएम 3 ऑप्शंस में है तो तीसरा ऑप्शन वैसे ही हट गया। और जब आप एएम देखेंगे तो दूसरे और चौथे में एएम और पहले में भी एएम है। तो और टाइम मैच कर लीजिए कि 59 59 59 सब में है। तो और देखिए फिर प्रायोरिटी देखिए 9 2 में ऑप्शन में है तो 9 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बाई ऑप्शन आप एलिमिनेट करें तो फिर 9:59 एएम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप अगर घटाने मतलब मेथड्स लगाएं तो कैसे लगाएं, तो मैं कैसे लगाता हूँ इसको। आप जो 3:57 है ना, आप इसको क्या कर लीजिए इंटरनेशनल टाइम में, मतलब 24 घंटे में परिवर्तित कर लीजिए। 24 घंटे मतलब जैसे घड़ी में अगर मतलब 24 घंटे वाली एक डिजिटल क्लॉक होगी तो उसमें 3:57 कितना दिखाएगा, उसमें दिखाएगा 12 + 3 कर देगा 15, 15:57 उसमें दिखाएगा, ठीक है। अगर 24 वाली घड़ी होगी, 24 हावर वाली, आपको अब इसमें से घटाना कितना है, 15:57 में से घटाना है। मतलब घटाना क्यों, क्योंकि आपको पहले जाना है, 5 घंटे 58 मिनट आपको पहले जाना है, ठीक है। चलिए पहले जाइए 5:58। अब यहाँ देखिए आप 57 मिनट में से आप 58 मिनट नहीं घटा सकते। तो घटाने का रूल होता है कि आप यहाँ देखिए ये सब घंटे में है, ये हावर है और ये मिनट वाला पोर्शन है। तो यहाँ आप 1 आवर क्या कर लेंगे, उधार लेंगे तो 1 आवर मतलब 60 मिनट उधार हो जाएगा। तो 60 आप इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा पोर्शन, ये पूरा जब 60 आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि 1 आवर आपने उधार ले लिया। और ये कितना हो जाएगा टोटल 7 और 117 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना मिनट हो गया ऊपर 117 मिनट। अब 117 मिनट से आपको कितना घटाना है, 58 घटाना है। अब तो आप घटा सकते हैं, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 11, अब 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और फिर पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 14 बचा और 14 में से 5 गया कितना 9, तो आपका आ गया 9:59 एकदम एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इंटरनेशनल टाइम में बदल के आसानी से लगा सकते हैं। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना भी और बताना भी कि कैसे आया कैसे आया। तो मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट तरीका है, मैं मतलब अपना तरीका मैंने निकाला कि मैं कैसे समझा सकता हूँ। बाकी बहुत सारे टीचर्स अच्छे अच्छे तरीके से भी बताए हैं, अगर आप उनसे समझ सकते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा ये तरीका मुझे लगता है बेस्ट है, ठीक है। और हर जगह काम करेगा और विदाउट मतलब कोई डाउट आंसर आ रहा है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं आएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है पाई चार्ट से संबंधित, और इसको थोड़ा सा छोटा करके पढ़ लेते हैं। पहले इसमें क्या दिया है, इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने का खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च कितना होगा। ये टोटल मिला के 100% होगा, होता ही है, श्योर है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि ईंधन तथा भोजन, तो ईंधन कहाँ है, आप देख सकते हैं ईंधन यहाँ है और भोजन यहाँ है। तो जब 100% बराबर इतना पूरा दिया है तो आपको बस 10 + 58% बराबर निकालना था, मतलब 68% का मान निकालना था। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि आप लिखेंगे कि 100% बराबर 35,000
तो 1 इक्वल्स टू अपान 100 और 68 इक्वल्स टू इंटू 68 कर देंगे बस। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 ऐसे कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे 20300 आ जाएगा। ये आपका आंसर देख लीजिए, 20300 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ बस यही समझना था कि 100% मतलब टोटल जो खर्चा है वह इतने के बराबर है, मतलब कितना दिया था आपका अमाउंट 35,000, ठीक है। तो आपको निकालना था, दोनों को ऐड करके 58 का मान निकालना था, बस यही आपको निकालना था। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि कैलेंडर से संबंधित, यहाँ दिया है कि यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है और यह अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर, आप जानते हैं। आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल, ठीक है, को कौन सा दिन होगा, दिन यहाँ दिया है मतलब बुधवार दिया है। अब आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में अगर मतलब 52 सप्ताह प्लस कितना होता है, 52 सप्ताह प्लस एक एक्स्ट्रा दिन होता है, मतलब इसको ऑड डे भी बोलते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल ईयर में होता है, ठीक है, इसको नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष। और एक लीप ईयर में आप जानते होंगे 52 सप्ताह प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, ये तो सेम रहेगा लेकिन 2 एक्स्ट्रा दिन। और यहाँ देखिए लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष आप फरवरी में जो महीना ऐड होता है वो, ठीक है, अप्रैल से पहले चला गया, तो यहाँ हम जो और डे लेंगे मतलब एक्स्ट्रा डे वो फरवरी का नहीं काउंट होगा, ठीक है, एज अ नॉर्मल ईयर चलेगा। और आप ये जानते हैं कि हर मतलब जैसे एक नॉर्मल ईयर से आप अगले नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो सिर्फ एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी को अगर सोमवार था, मतलब 1 जनवरी 2020 को समझिए, नहीं 2020 तो लीप ईयर हो जाएगा, सॉरी सब चला गया, सब ऐसे समझिए कि 1 जनवरी को, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को ऐसे समझिए क्या था, अगर सोमवार था, तो मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए साधारण से साधारण वर्ष पे आए तो बस एक दिन आपका बढ़ जाएगा बस। तो सोमवार था तो अगले ही मतलब 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो करना था कि 1 अप्रैल दिया है बुधवार, ठीक। अब 3 साल बाद आपको बताना है, तो +1 करेंगे ना, 3 वर्ष पश्चात आपको बताना है, तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए आप पहुंच जाएंगे बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार पे। फिर अगले वर्ष के लिए 1 वर्ष कर देंगे तो शुक्रवार पहुंच जाएंगे, और फिर 1 वर्ष और 1 दिन और, सॉरी 1 दिन और ऐड कर देंगे तो कौन से पहुंच जाएंगे, शनिवार। मतलब जब वो तीसरा वाला साल हो जाएगा ना, वो उसका पहला दिन या फिर उसका 1 अप्रैल का दिन शनिवार का होगा, ठीक है। मतलब आपको 3 वर्ष 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना था, कुल मिला के बस बुधवार में 3 दिन ऐड करना था। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117। इसमें पूछा गया है कि दिए गए न्यून कोड के पूरक व संपूरक कोड का अंतर ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोड मतलब हम कोई भी न्यून कोड ले सकते हैं, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लिया कि 30 क्या है न्यून कोड है, इसका पूरक, पूरक मतलब 2 कोडों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसका पूरक कोड कितना हो जाएगा ताकि योग 90 हो जाए, 60। और इसका संपूरक, संपूरक मतलब दोनों कोडों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अगर 30 एक कोड है तो अगला वाला कोड कितना हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर आपको बताना था। आप अंतर देख लीजिए, तो अंतर कितना आ जाएगा, 90 आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90। ऐसे ही हर एक न्यून कोड के लिए, न्यून कोड मतलब आप जानते हैं 90 से छोटा होना चाहिए, तो हर एक न्यून कोड के लिए उसका पूरक कोड और उसके संपूरक कोड का जो अंतर होगा हमेशा 90 होगा ही, श्योर है। आप कुछ भी जैसे मान सकते हैं, मैंने यहाँ 30 माना तो आप 60 मान के भी लगा सकते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो अब जो ये परसेंट है ना, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई करके 16 3 48 तो 50/3 करेंगे। क्या करेंगे, 50/3, और परसेंट को 1/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 मतलब 2 और 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 का मतलब ये हुआ कि जो 6 है ना वो मूलधन है मान लीजिए, और हर वर्ष आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ फाइनल जो दिया है ब्याज वो दिया है 5/6। इसका मतलब क्या, देखिए प्रिंसिपल तो बदल नहीं रहा है, 6 ही है, और यहाँ 1 जो रुपये ब्याज था वो 5 रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो कितना समय लगा होगा, 5 वर्ष लगा होगा, सिंपल।
बस यही आपको करना था। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी पूछा गया कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब ये हुआ कि रुपये 10, मान लीजिए 10 रुपये का हमने क्या किया और बनाना है ये कितना 12, सॉरी दर्जन भर ना, हाँ दर्जन की दर से, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं। अब आगे कह रहा है कि 12 रुपये में 10 केले की दर से बेचा, तो लाभ या हानि आप कभी भी निकालना होगा। और ऐसे प्रश्नों में तो आप सबसे पहले जो क्वांटिटी है ना उसको सेम करिए, क्वांटिटी आप बिना सेम करे आप लाभ या हानि ऐसे प्रश्नों में कभी नहीं निकाल सकते। तो क्वांटिटी मतलब अगर जैसे आप 12 केले खरीद रहे हो तो 12 ही बेचिए, या फिर ऐसा ही कुछ, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम गुणा कर देते हैं 10 से और यहाँ गुणा कर देते हैं 12 से। मैथ का रूल इक्वल इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ हमने 10 से गुणा किया तो इस साइड भी 10 से ही गुणा होना चाहिए, और यहाँ 12 से गुणा किया तो यहाँ भी 12 से गुणा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना परसेंट हुआ, ये ऊपर हो गया 100 रुपये और नीचे हो गया 144। का मतलब क्या कि 100 रुपये में आपने कितना केला खरीदा 120, और उन्हीं को बेचा कितने में 144 में बेचा, 120 को, क्योंकि यहाँ भी 120 आ रहा है, यहाँ भी 100 रुपये में खरीद कर 144 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हुआ 44%। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 44%। आप देख पा रहे होंगे सीधा 100 रुपये का खरीद कर 144 में बेच रहे हैं तो 44% का आपको लाभ हुआ। क्या निकालेंगे कैसे आप जानते हैं, SP माइनस CP मतलब 44/100 गुणे 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस पेपर का लास्ट प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या। ये भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मेथड से बता दूंगा कि जैसे किसी संख्या का 30%, मान लीजिए वह संख्या x है तो इसका 30%, ठीक है 30% मतलब 30/100 उस संख्या के, यह किसके बराबर है उसी संख्या के, मतलब x का, ठीक है 3/4, तो 3/4 मतलब आप जानते हैं 3/4, 63 कम है मतलब -63। यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना था बस। तो x वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, तो इस 63 को मैं इक्वल कर देता हूँ इधर, और ये हो जाएगा 3x/4, और इस वाले पोर्शन को मैं उस तरफ लेकर चला हूँ और 0 से 0 कटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3x/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 तिहाई 30 मतलब ऐसे 10 का गुणा 3, 10 तिहाई 30 x माइनस 4 का गुणा 3 में -12x/40, ठीक। और 63 बराबर है ही। अब यहाँ देखिए 30 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 18 और बटा 4। क्या हम सही कर रहे हैं। किसी संख्या का 30%, तो x का 30% उस संख्या की 3/4 से 63 कम है, बिल्कुल। तो 63 3x/4 माइनस 3x, बिल्कुल सही है। अब देखिए कटा दीजिए, तो यहाँ इक्वल मतलब मैं ये इस 63 को यहाँ इसके बराबर कर रहा हूँ, ठीक है 18/4 x। तो कटा रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्पेस कम है। तो देखिए 9 से कटा रहे हैं, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, और यहाँ 2 को 40, यहाँ 40 था तो कटाएंगे तो इसको 20 बार जाएगा। 2 का भाग आप 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 140, आपका x का मान आ जाएगा। थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस कम होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, वरना आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर देते हैं। मेन यही था क्वेश्चन, और चाहे तो आप बाय ऑप्शंस भी कर सकते थे, ठीक है बाय ऑप्शंस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था, हो गया, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को अगर आप वीडियो मतलब मेरा समझाना अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप कमेंट भी ज़रूर करिए कि कैसा मतलब रहा, कुछ रिव्यू आप दे सकते हैं, कुछ फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, फिर क्या कमी रहेगी, या फिर क्या अच्छा ही है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा कृपया, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और काफ़ी कुछ मैं और लाने वाला हूँ जल्द ही। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।